मॉर्निंग। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ITI स्किल्स। और आज ITI स्किल्स में आप जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो कर्णप्रयाग ITI है, आपका पूरा डिस्ट्रिक्ट चमोली है, ये आपका आपदाग्रस्त एरिया में आता है, क्षेत्र में आता है। यहाँ जो है कि बारिश का पता नहीं चलता, कहीं बारिश होती है तो पूरी रोड, आपके सड़कें पूरी जो है कि टूट जाती है, ब्लॉक हो जाते हैं, पहाड़ों से मलबे आते हैं और बादल गरजते हैं और बादल फटते हैं। ऐसी परिस्थितियों में हमें कैसे रहना चाहिए, किस तरीके से अपने आप को बचाना चाहिए। और साथ में कह रहे हैं कि अब भूकंप भी आने वाला है। आज इसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो है कि एक डिजास्टर से संबंधित जानकारी आपको दी जाएगी। और उसमें मैं जो कि सर्वप्रथम अपने जो हमारे के प्रभारी जो फोरमैन सर है, श्री राजाराम सर का मैं स्वागत करता हूँ, हमारे फोरमैन सर का। तो सर जी सर, तो सर आप बताइए हमें कि इसमें जो है कि आपदा के संबंध में क्या होगा, क्या चल रहा है। आपदा के संबंध में यही है कि हमें बचाव का अपना रखना चाहिए फर्स्ट उस पर, कि हम क्या क्या कैसे उससे बच सकते हैं। अब आपदा को तो हम रोक नहीं सकते हैं, प्राकृतिक का वो है कि कभी भी भूकंप आ सकता है, बाढ़ आ सकती है, बादल फट सकता है। जी सर। लेकिन हमें बचाव का तरीका कुछ ना कुछ आना चाहिए कि हम कैसे उससे बचें, जिससे हमारी जन धन की कम से कम हानि हो। आजकल जैसे हमारा पूरा उत्तराखंड ही ज़्यादातर पर्वतीय क्षेत्र है, तो यहाँ पे ज़्यादा खतरा है। तो उसी के रिगार्डिंग आज ये हमारी जो है SDRF की तरफ से एक आपदा प्रबंधन के लिए वो रखी गई है मीटिंग। जी। तो मैं चाहूँगा कि सभी लोग इसको ध्यान से सुनें और इसमें जो जो टिप्स वो लोग देते हैं उसको हम फॉलो करें। तो जैसे सर ने बताया यहाँ पर कि आपदा के संबंध में कि आपदा में आपको अपने आप को कैसे बचाव करना है, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर डिजास्टर की एक मीटिंग रखी गई, ऑनलाइन मीटिंग रखी गई है, जिसमें SDRF की तरफ से यहाँ पर आपको कई सारे बचाव से संबंधित जानकारी दी जाए। लोगों को बताया कि अभी कुछ दिन पहले पिथौरागढ़ में भूकंप आया, लगभग 3.5 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। आपने किसी न्यूज़पेपर, किसी समाचार चैनल ने या सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने ये नहीं सुना होगा कि पिथौरागढ़ में आपदा आई। सभी ने क्या कहा? पिथौरागढ़ में भूकंप आया। जबकि हम कह रहे हैं कि भूकंप एक आपदा है, लेकिन उस भूकंप को आपदा क्यों नहीं कहा? वो सिर्फ एक क्या की प्राकृतिक घटना है। जिस प्रकार से सूरज रोज उगता है, आज बारिश आ रही है, दिन होता है, रात होती है, ये सारी नैसर्गिक घटनाएं हैं। उसी प्रकार से भूकंप भी क्या है? एक नैसर्गिक घटना है। उसके बहुत सारे कारण हैं, कारणों पे मैं नहीं जाऊंगा। जो लोग जियोलॉजी या जियोफिजिकल या फिर ज्योग्राफी के स्टूडेंट होंगे वो ज्यादा बेहतर समझ रहे होंगे, जो उस फील्ड से जुड़े लोग होंगे वो ज्यादा बेहतर जानते हैं कि भूकंप आने के क्या क्या कारण है, किन किन कारणों से। और जो हमारा प्रदेश है, अगर वो जोन 5 में है, भूकंप के लिए बहुत संवेदनशील है, तो उसके रीजन क्या क्या है। तो कहीं पे इन चीजों का नुकसान हुआ है और उस नुकसान की भरपाई के लिए जो वहां का समुदाय, जो स्थानीय समुदाय है, वो उससे रिकवर होने में क्या है? सक्षम है। जो प्राकृतिक आपदा है हमारे जो आ रहे, अब हम देखेंगे हमारे जो गढ़वाल है चमोली डिस्ट्रिक्ट में, तो हमारे यहाँ चमोली डिस्ट्रिक्ट में किस प्रकार की आपदा आ सकती है, मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा। जैसे भूकंप हो गया और भूस्खलन हो गया है, सूखा हो गया है, सुनामी हो गई है, बादल का फटना हो गया है, साइक्लोन हो गया है, वनों में आग का लगना हो गया है। ये जो कई सारे प्राकृतिक आपदाएं बताई गई हमें 10 प्रकार की, तो हम अगर देखें इनको ध्यान से, तो हमारे जो चमोली गढ़वाल में, चमोली जिले में जो आता है जनरली भूकंप आता है, जोन 5 में हमारा भी आपका। इसके अलावा सर जैसे भूस्खलन भी होता है, कभी पहाड़ टूटते हैं। और तीसरा है सूखा। हाँ, सूखा की संभावना तो मुझे लगता नहीं कि हमारे यहाँ सूखा आता है, क्यों सर? सूखा की संभावना नहीं है डिस्ट्रिक्ट चमोली में। बादल फटना होता है इससे ज़्यादा। और अगला है सुनामी। सुनामी भी हमारे यहाँ ऐसा कोई इश्यू नहीं है, सुनामी भी नहीं आता है गढ़वाल में। ये मैदानी उसमें जहाँ समुद्र होते हैं वहीं आते हैं आपके। और पांचवा आपका बादल फटना। बादल फटते रहते हैं हमारे यहाँ, कभी घाट में बादल फटा, कभी नरमगढ़ में बादल फटा, कभी हर गांव में कभी न कभी बरसात के मौसम विशेषकर। और अगला है साइक्लोन, तूफान। साइक्लोन भी नहीं आता हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट के चमोली गढ़वाल में। और नेक्स्ट है वनाग्नि, मतलब वनों में अग्नि का प्रभाव, ये कंडीशन है। अब गर्मी का सीजन शुरू होने वाला है, तो जस्ट अब हमारे यहाँ देखना पहाड़ों में आग लगना शुरू हो जाएगा। हमें अपने आप को कैसे बचाना है इन प्रकार से, जो ये भूस्खलन से, भूकंप से, इनसे कैसे हम बचाव करेंगे? जैसे सर अभी बता रहे हैं जो SDRF की टीम से
तो उसको हम एक बार फिर से देखते हैं। पिछले समय में इस आपदा में अपनी भूमिका निभाई है, उसी सजगता के साथ फिर से आप लोग भूमिका निभाएंगे और अपने परिवार को इससे सुरक्षित और बचाव के लिए क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। अब जो ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, हमने पहले भी कहा कि अगर हम ज्वालामुखी और सुनामी को छोड़ दें, बाकी सभी प्रकार की आपदाओं के लिए हमारा प्रदेश क्या है, बहुत संवेदनशील है। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होंगी कि जब कभी भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो इस प्रकार का क्या है, मंजर होता है। और कई लोगों ने इस प्रकार की घटनाओं में प्रत्यक्षदर्शी के रूप में देखा होगा, जैसे केदारनाथ डिजास्टर के समय जो लोग उस क्षेत्र में रहे होंगे, या सभी लोगों को सोशल मीडिया न्यूज चैनल के माध्यम से सभी लोगों को पता है कि किस प्रकार का वहां पे स्थितियां थी। तो जब कभी भी आपदाएं आएंगी तो ये स्थितियां क्या होंगी, इसी प्रकार की होगी। तो उस समय हमारी भूमिका किस प्रकार की होगी, हम किस प्रकार से कर रहे होंगे, ये सारी हमारी क्या है, क्या है, क्या करेगा, निर्भर करेगा। उसके बाद दूसरा आता है मानव जनित आपदाएं, कि वे आपदाएं जो मानवीय भूल, लापरवाही और त्रुटि के कारण क्या है, घटित हो रही। ऐसी घटनाएं जो किसके कारण, मानवीय भूल, मानवीय लापरवाही या फिर अज्ञानता के कारण क्या है, घटित हो रही है, वो मानव जनित आपदाएं हैं। जिसमें सबसे पहला है ट्रांसपोर्टेशन एक्सीडेंट, परिवहन दुर्घटनाएं। और ये एक ऐसी घटना है जिससे मानव समाज सबसे ज्यादा क्या है, प्रभावित है। आए दिन आप किसी भी दिन का क्या कर लीजिए, न्यूज़पेपर पकड़ लीजिए, समाचार आप सुन लीजिए, सोशल मीडिया पे देख लीजिए कि हर दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक घटना क्या है, इस प्रकार की होती है। और सड़क दुर्घटनाओं की अगर हम बात करें तो सड़क दुर्घटनाओं के लिए हमारा पूरा देश क्या है, बहुत संवेदनशील है। इतना संवेदनशील हम सड़क दुर्घटनाओं के लिए है कि एक सर्वे में बताया गया है कि लगभग हर 3 मिनट में यहाँ पे क्या है, एक रोड एक्सीडेंट हुआ है। और उत्तराखंड की हम बात करें तो विगत वर्ष 2022 में हमारे प्रदेश में 1000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपने जीवन को खोया। और अगर हम पूरे देश की बात करें तो पूरी दुनिया में जितने भी सड़क दुर्घटनाएं की घटनाएं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि बता रहे हैं सर यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम से कि रोड दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही है। आखिर क्यों हो रही है इतनी सारी रोड दुर्घटनाएं, क्यों जो है कि लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। चाहे हमारे पहाड़ों में आप देखिएगा कि कहीं आए दिन यहाँ टाटा सुमो या कार या कोई जा रहा है। तो इसके बचाव के लिए मैं जानना चाहूँगा हमारे जो प्रभारी सर है श्री राजाराम सर से कि रोड दुर्घटना को कम करने के लिए, जो परिवहन दुर्घटना है कम करने के लिए हमें या हमारे जो जनरेशन है या जो यहाँ के लोग जो गाड़ी चलाते हैं, परिवहन चालक हो गए, लोग क्या कर। मनुष्य ने तरक्की की है, उसके साथ साथ क्या है, इस प्रकार की घटनाओं के लिए भी क्या है, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। और इंडस्ट्रियल एरिया जैसे डेवलप हुआ है। बेसिकली हम अपने उत्तराखंड की परिप्रेक्ष्य में बात करें कि हरिद्वार का क्षेत्र है हमारा, देहरादून चेलाकुई में है हमारा औद्योगिक क्षेत्र, और हमारा उधम सिंह नगर में है, हमारा कोटद्वार में है। घटना जैसे बताया कि परिवहन दुर्घटना क्यों हो रही है कि अधिक से स्पीड से हम चला रहे हैं, और सर ने बताया कि हॉर्न नहीं बजाते हैं उस समय। और उसके अलावा जो औद्योगिक दुर्घटनाएं हो गई हैं आपकी, और आर्थिक मंदी, युद्ध, आतंकवाद के संबंधित यहाँ पर हम अभी ले रहे हैं जानकारी। और हम सभी जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है कि जो भी आप गाड़ी वगैरह चलाते हैं बहुत कम अपनी एवरेज जो स्पीड है उससे चलाइएगा, और उसके साथ साथ जो है कि हॉर्न भी जरूर दीजिएगा। क्योंकि पहाड़ों में जैसे सर ने बताया, सर आपने क्या बताया, क्या होता है कि जैसे यहाँ रोड वो होती है, कंजस्टेड है, ब्रांच रोड है, तो मोड़ है बहुत ज़्यादा है यहाँ उत्तराखंड में जी। तो आगे पता नहीं चलता है कि ये टर्न है बैंड पे कि आगे गाड़ी आ रही नहीं आ रही, तो कोई जो है कि एकदम से हॉर्न नहीं देता है। आप इसमें जो है कि एक्सीडेंट का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि आगे मालूम तो चलता है नहीं कि बैंड के उधर गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है। इसलिए सभी को इसमें जो है बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। जी, जैसे सबने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जो पहाड़ों में, जैसे हम लोग कर्णप्रयाग में रह रहे हैं, चमोली गढ़वाल में रह रहे हैं, तो जैसे आपको पोखरी जाना है या घाट जाना है या नंदा शहर जाना है,
बीच में कई प्रकार के आपको मोड़ मिलेंगे और उन मोड़ों पर यदि हमने हॉर्न नहीं बजाया तो आगे पीछे किसी को पता नहीं चलता, आगे से कोई बस आ रही है, टाटा सुमो आ रहा है, कोई बाइक वाला आ रहा है, तो उस समय कभी भी सडनली कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो सो ऐसे विशेषकर बड़ी गाड़ी वाले जो है, 4 पहिया टायर वाली गाड़ी जो जिनके पास बड़ी गाड़ियां हैं वो हॉर्न का कम यूज कर रहे हैं। जिस सर ने कहा कि जो बड़ी गाड़ी, तो मेरा सभी से निवेदन है जो बड़ी गाड़ियां चलाते हैं वो कृपया करके हॉर्न का यूज जरूर किया कीजिए जब भी वो मोड़ पर टर्न आता है उनका, मोड़ जब भी टर्न आता है उनका किसी रोड पर जाते हुए, तो वहाँ पर वो जो कि हॉर्न का प्रयोग अधिक से अधिक किया। जब कभी भी इस प्रकार की स्थितियां होती है तो कैसे कैसा मंजर होता है, आप स्लाइड के माध्यम से इस चीज को देख सकते हैं। ये रोड एक्सीडेंट का है और ये हमारे उत्तराखंड की घटना है। तो जीवन बहुत अमूल्य है और इस प्रकार की घटनाओं कि दृश्य इन्होंने दिखाया सर ने अभी, आपने भी ऐसी सिचुएशन शायद देखी होगी। वो किस्मत वाली बात है कि हम लोग उसमें नहीं थे सवार, पर हमारे जितने भी अपने गढ़वाल के उत्तराखंड के लोग उसमें सवार थे। तो ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्यों बस नीचे गिर गई है खाई में? ऐसा होता रहता है उत्तराखंड में आए दिनों। अब बरसात का सीजन शुरू होने वाला है या यात्रा सीजन शुरू होने वाला है, विशेषकर यात्रा सीजन के दौरान ये घटना घटती है। इसका बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? वहाँ पर जो है कि आपकी जो टीम आती है, आपदा प्रबंधन की टीम आती है, उस कंडीशन में तुरंत उनको बचाने में जाना पड़ता है, पूरे नीचे खाई में नीचे जाना पड़ता है पूरा उनको उठाने के लिए, जो वहाँ डेड बॉडी रहती है पड़ी हुई है, कोई घायल रहता है। तो वहाँ पर हम सभी लोगों को भी अपना योगदान देना चाहिए। कैसे देना चाहिए, किस तरीके से देना चाहिए, इस बारे में रोहित आप कुछ बताएंगे? गाँव वाले हैं तो हम अपनी तरफ से जितना हमसे होगा तो हम उनको नीचे जाके हम उनकी मदद कर सकते हैं, उनको मतलब वो बना सकते हैं जो हमसे जितना हमसे पॉसिबल हो सके। जब तक उनका है आप एक तरफ से हमें पुलिस भी इन्फॉर्म करनी चाहिए। बहुत बढ़िया पॉइंट बताया आपने रोहित ने कि वास्तव में जब भी ऐसी घटना घटती है हमारे आसपास, क्योंकि होता है जहाँ भी ऐसी घटना घटती है उसके आसपास कोई ना कोई गांव होगा, कोई ना कोई शहर होगा, तो वहाँ यदि हमारे आसपास ऐसी कोई घटना घटती है तो हमें सर्वप्रथम, जैसे रोहित ने बताया कि एनडीआरएफ की टीम को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, पुलिस को इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ उनके आने से पहले हमें अपने स्तर से खुद वहाँ जा करके जितने भी युवा घायल हैं उनको उनकी हेल्प करनी चाहिए, कोशिश करना चाहिए अपने स्तर से। जितने जाते हैं जो गांव वाले होते हैं वो सबसे पहले खुद ही उस कंडीशन को, उन्हें पता है कि दूसरे की ज़िंदगी बचाना बहुत ज़रूरी है, तो उस कंडीशन में जो गांव वाले हैं वहाँ जाकर उनको बचाते हैं। अब बाकी आपको आगे इसमें बताएंगे और जानकारी। बैठिए। स्तर पे आपदाओं की सर्वोच्च इकाई है जो राष्ट्रीय स्तर पे आपदाओं में कौन सा क्षेत्र किस प्रकार की आपदा के लिए संवेदनशील है, उनकी पृष्ठभूमि के आधार पे योजनाएं बनाता है, उसके लिए प्रोग्राम तय करता है। एनडीएमए का राष्ट्रीय स्तर पर अपना एक कंट्रोल रूम है जिसको एनईओसी कहते हैं, नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, और आपदाओं में त्वरित प्रतिवादन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या एक टास्क फोर्स है जिसको एनडीआरएफ के नाम से जाना जाता है। आप सभी लोग एनडीआरएफ के नाम से भली बात वाकिफ होंगे। वर्तमान समय में हमारे देश में एनडीआरएफ की 16 बटालियन है। जो 15वीं वाहिनी एनडीआरएफ है वो हमारे गदरपुर उधम सिंह नगर में है, और एकमात्र बटालियन है एनडीआरएफ के उत्तराखंड में, वो है 15वीं बटालियन एनडीआरएफ गदरपुर उधम सिंह नगर। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर के बाद राज्य स्तर पे जो आपदा प्रबंधन की सर्वोच्च इकाई है वो है एसडीएम। आप डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पढ़ोगे, उसकी धारा जो सेक्शन 14 है उसमें क्या है, राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है कि प्रत्येक राज्य सरकारें क्या करेंगी, अपने अपने राज्य में एक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन करेंगे, और उस प्राधिकरण के जो अध्यक्ष हैं वो क्या कौन होंगे, वो उस राज्य के मुख्यमंत्री महोदय होंगे, और उनके सहयोगी प्राधिकरण में 9 अन्य लोग, 8 अन्य लोग होंगे, और कुल क्या होंगे 9 लोग उस प्राधिकरण होंगे। हमारा जो प्रदेश है उत्तराखंड, यहाँ पे भी एसडीएमए का गठन है। यहाँ पे जो एसडीएमए है वो यूएसडीएमए के नाम से, आप लोग गूगल पे यूएसडीएमए सर्च करोगे तो आपको जो कंपोजिशन उत्तराखंड एसडीएमए की है वो आपको स्पष्ट क्या है मिल जाएगी। एसडीएमए का स्टेट लेवल पे एक कंट्रोल रूम है एससीओसी, जिसका टोल फ्री नंबर 1070 है। आप लोगों ने कई जगह सड़कों पे देखा होगा कि आपदा कंट्रोल रूम 1070, तो ये एससीओसी का नाम है। एससीओसी स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, और जो हमारा उत्तराखंड का एससीओसी है वो सचिवालय परिसर देहरादून सुभाष रोड पे है। और एसडीएमए के पास जो आपदाओं में त्वरित प्रतिवादन के लिए
एक यूनिट है वो है एसडीआरएफ। सभी राज्यों में एसडीआरएफ का, मैक्सिमम राज्यों में अभी वर्तमान समय में एसडीआरएफ का गठन है। हमारे प्रदेश में 2013 केदारनाथ एसडी के बाद 9 अक्टूबर 2013 को क्या है एसडीआरएफ का गठन हुआ, जिसका मैं स्वयं एक प्रतिनिधि हूँ। 2013 में गठन होने के बाद आज एसडीआरएफ की 15 कंपनियां पूरे उत्तराखंड में गठित है, और जो उत्तराखंड के 13 जिलों के लगभग 32 जगहों पे अभी क्या है पोस्टेड है। यात्रा सीजन अभी हमारा 22 अप्रैल से शुरू हो रहा है, उस समय ये लोकेशन क्या है और बढ़ जाएंगी, जो 4 गांवों में बढ़ जाती है, तो ये लगभग 47-49 के आसपास पहुंच जाती है। लेकिन अभी 42-32 के आसपास क्या है लोकेशनों पे परमानेंट डिप्लॉयमेंट है, इम्प्लीमेंटेशन हो। तो जो थ्योरी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है उसमें अवश्य क्या किया जाए, फोकस किया जाए, तभी इन सारी चीजों की प्रासंगिकता है, सार्थकता है। तो आप सभी लोगों ने मुझे बड़ी सक्रियता के साथ सुना। सर ये ना जैसे हम संस्थान स्तर पर हमें किस तरह की कोई तैयारी करनी होगी अपनी, कोई कमेटी या कुछ इस तरह से बनाएंगे कुछ सर इस तरह से? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। सबसे पहली चीज है कि जब मैंने कहा कि हम जब प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो प्रिपरेशन हमेशा 3 चरणों में की जाएगी, बिफोर डिजास्टर को लेकर, ड्यूरिंग डिजास्टर और आफ्टर डिजास्टर। नंबर अगली चीज, जब हम डिजास्टर के लिए तैयारियां कर रहे हैं तो पहली चीज हम किस चीज के लिए तैयारी करें, क्योंकि हर डिजास्टर के लिए जो हमारी प्लानिंग होगी वो क्या होगी, अलग। प्लानिंग के लिए जो स्टेप होंगे वो एक होंगे, लेकिन प्लानिंग क्या है अलग होगी। बेसिकली जब हम तो सिर्फ फर्स्ट एड नहीं दे पाते हैं, अगर जो घटनाक्रम में जो व्यक्ति विक्टिम हुआ है यानी कि प्रभावित हुआ है, किसी तरह से उसको इंजरी हुई है, अगर उस तरह का हम अगर फर्स्ट एड नहीं देंगे तो वो हॉस्पिटल जाने से पहले ही हो सकता है कि अपना जीवन खो दे। तो इसीलिए हमारे हमेशा कहा जाता है कि ये फर्स्ट एड क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट की स्पाइनल है, और इसे बहुत वो हमारा ट्रॉमा पेशेंट मानता है। जब कभी भी कोई घटनाक्रम में, किसी भी दुर्घटना में कोई व्यक्ति घायल होता है तो वहां पर ABC फॉलो होता है, यानी कि A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीथिंग, C फॉर सर्कुलेशन। 3 चीजें महत्वपूर्ण है कि हमने 3 चीजों को देखना है। नंबर 1 हमारा एयरवे, कि हमारा जो श्वास मार्ग है इन्हीं कारण से वो बाधित तो नहीं है। हो सकता है कि कोई फॉरेन बॉडी या किसी तरह का मिट्टी, धूल, पत्थर किसी तरह का मुंह में चला गया हो, या फिर हो सकता है कि उसी व्यक्ति जो हमारा क्या है, हम अगर किसी को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है किसी को सांस प्रक्रिया में, तो हम क्या कर सकते हैं, माउथ टू माउथ उसे क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन दे, टेस्ट टू ब्रीथ बोलते हैं उसको हम दे सकते हैं। क्योंकि हमारा जो ऑक्सीजन की मेरा कर्सर जा रहा है, ये है हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, यानी कि हेड को टिल्ट करना, चिन को लिफ्ट करना, इसको क्या होगा। तो यहाँ पर ये बेसिकली होता है मेडिकल पेशेंट जिसको किसी प्रकार की कोई चोट नहीं है, सिर्फ क्या है मेडिकल के कारण वो उस स्थिति में पहुंचा है, तो वहां पर हम ये चीजें इंप्लीमेंट करते हैं। क्या तरफ का मुंह खोलना है, एयरवे देखना है, तो इस तरह से पहले इस पोजीशन में बनाए, फिर इसको चिन को थोड़ा सा नीचे को करता हूँ। ITI स्किल्स में हमारे साथ हैं श्री मनोज पंडित सर, जो कि वायरमैन के इंस्ट्रक्टर हैं ITI तपोवन में। और क्योंकि ऐसी कंडीशन कई बार आती है कि जैसे कहीं किसी को करंट लगता है अचानक, और होता है कई बार ऐसी चीज़ कि कोई बिजली का काम कर रहा है, तो वो भी एक प्रकार से उस कंडीशन में हमें कैसे उसको उस आपदा से बचाना चाहिए। सो यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करता हूँ पुनीत सर से, वायरमैन इंस्ट्रक्टर से, कि यदि किसी को अचानक कुछ करंट आ जाता है किसी बच्चे को, तो उसे तत्काल क्या करना चाहिए अपने बचाव के लिए। उसे तो सर हमें सर्वप्रथम प्राथमिक उपचार देना पड़ेगा उसको डॉक्टर आने से पहले। जैसे कि किसी को इमरजेंसी करंट लग जाता है, तो हमें पहले तो मेन स्विच ऑफ करने देना चाहिए, उसका लाइट बंद कर लेंगे, उसी से थोड़ा उसका, फिर उसके बाद उसको पकड़ के, उसका हाथ पकड़ के जहाँ पर देखना है कि क्या उसका ब्लड बह रहा है ज़्यादा, तो उसको ब्लड रोकने की कोशिश करनी है, उस जगह पर दबाना है उस चीज़ को, है कि नहीं। और थोड़ा जब तक, और उसके बाद आप डॉक्टर को फ़ोन कर दें, जब तक डॉक्टर नहीं आता तो उसकी थोड़ा सा साफ सूफ करके उसको सांस लेने में अगर तकलीफ हो तो छाती छूती दबाना पड़ेगा उसका, उसी से उसको सांस लेने में तकलीफ होगी तो सांस लेने जो है
जैसे कई बार क्या होता है कि हम कुछ बिजली का काम करते हैं, अचानक हल्का सा झटका लगता है कुछ देर के लिए, लेकिन थोड़ी देर लगता हो, तो क्या उस जो थोड़ी देर के लिए हमें झटका लगता है उससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी किसी ना ना, ऐसा तो नहीं है, थोड़ा हल्का सा लगता है, नॉर्मल सा है वो। जी बॉडी टेम्परेचर का जिसका जैसे हिसाब से उस हिसाब से अपना ओके। लाइट की। और यदि अगर करंट बहुत लंबा लगता है कंटिन्यू, तो हमें उस कंडीशन से पहले से अपने उसमें आदमी बेहोश हो जाएगा, ज़्यादा करंट लगेगा। ठीक ठीक जैसे 3 फेज लाइन है, उसमें तो अगर 3 फेज लाइन में दोनों फेज एक साथ अगर आदमी ने पकड़ ली तो जबरदस्त करंट लग सकता है उस पर। ओके। 3 फेज लाइन। हाँ, 3 फेज लाइन में 3 फेज होते हैं उसमें, अगर 3 फेज में आपने 2 फेज पकड़ ली तो उसमें करंट आपको जो है। हाँ, कई बार सेकंडों ऐसी के साथ न्यूज होगा। आई बीच में कि कुछ बच्चे छत में थे, उन्होंने लाइन पकड़ दी, उस पर करंट आ रहा था, तो और पूरा अचानक वो आदमी हिल जाता, पूरी बॉडी हिल जाती है उसको नीचे से, तो फिर अर्थ मिलता ही है उसको जब छत से, हाँ, और ऊपर से जो है फेस। उस सिचुएशन में तो डबल फेस वो जो है। व्यक्ति बच नहीं पाता है, वो तो ना ना, खत्म हो वो जाता उससे है। खत्म हो जाता है। तो उसको डबल फेस। कैसे उस कंडीशन से बचने के लिए कोई उपाय है, कोई ऐसा है कि क्या? उसके लिए ये है कि अगर आपने काम कर रहे हैं तो ग्लव्स पहन के, सॉस पहन, नीचे जो है रबड़ के दस्ताने आप यूज़ कर सकते हैं, नीचे रबड़ के जूते आप जो हैं यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको अर्थ ना मिले। आपको ऐसे एक आप तार पकड़ते हो तो फेस पकड़ लिया आपने, तो फेस पे करंट नहीं आता। वैसे फेस पकड़ो या न्यूट्रल पकड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, एक तार पकड़ेंगे। अगर आप दोनों फेस डबल तार पकड़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक करंट आएगा। ओके, मतलब जैसे कि अधिकांश कईयों के घरों के ऊपर छतों में 3 फेज लाइन लगी हुई जी, है, जी, जी। तो उस स्थान पर जो है कि जो भी जाते हैं यदि अपनी छत में या अपने ऐसे इर्द गिर्द में, तो वहाँ पर उनको दस्ताने पहनने चाहिए। लेकिन क्या वो तार सेफ्टी प्रूफ नहीं होते हैं क्या? सेफ्टी प्रूफ होते हैं सर। आप तो जैसे है कि केबल द्वारा आ रहा है, अब लाइन जो है अब केबल द्वारा है। पहले था कि नंगे तार रहते थे, तो छत में लेडीज क्या करती थी, सबसे पहले यह है कि लेडीज जो है छत में कपड़े सुखाने जाती थी, तो कपड़े उस समय तो उसके हाथ और पाँव जो है पूरे भीगे रहते थे, तो ऑटोमेटिक आदमी खींच लेता था। ठीक है। ऊपर से अगर करंट आ रहा है, थोड़ा सा बहाव है, तो हमने आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर जैसा लगा है, तो उस ट्रांसफार्मर को वहाँ पर खतरा लिखा रहता है, एक प्लेट लगी रहती है, लाल प्लेट लगी रहती है, उसमें लिखा रहता है खतरा, कि आप यहाँ से ऊपर ना बढ़े, ठीक। ट्रांसफार्मर ऊपर ना बढ़े, ओके। है कि नहीं। जैसे हाइट ये 63 केवी की लाइनें हैं, बड़ी बड़ी लाइनें हैं, जी, जी। उसमें आपने देखा होगा कि जो टावर बने रहते हैं उसमें खतरा लिखा रहता है कि आप उससे ऊपर ना बढ़े, यहाँ से खतरा है। फिर आपने देखा होगा जैसे ये टीरी डाम है, डाम की लाइनें हैं, जारी है, हाँ। यहाँ पर हमारे यहाँ से ये जो लाइन ऊपर है, उसके नीचे आप खड़े होंगे थोड़ी देर के, तो आपको सिर दर्द होने बैठ जाता है। अच्छा, जी है कि सर। नहीं? वो ऊपर जो है आपको खींच लेगा। आवाज़ देखो आपने, आवाज़ करता कर 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 आवाज़ करता है, उसमें जो है पूरी लाइनें बहती है, उस टाइम पे उसकी किरण बह रही है। यस, तो ऐसी कंडीशन में हमें जो है कि हाथों में दस्ताने सावधानी लगाना चाहिए, और नंगे पाँव नहीं घूमना चाहिए, और हाथ हमारे गीले नहीं होने चाहिए। गीले हाथ पाँव गीले नहीं होते, यदि जिससे हमारे कि अर्थ पकड़ लेगा वो नीचे से, और फेस तो हमारा ऑटोमेटिक ऊपर है ही तार पे, तो वो जो है आदमी इसीलिए जो है अपनी ओर खींच लेता है वो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच सर। अभी हम आगे देखते हैं इसके बारे में, और जो बता यानी कि यहाँ पर जब मैं उस टाइम बता रहा था कि आपको जब कभी भी टॉर्निकेट करने की बात आती है तो हमेशा सिंगल बोन पे की जाती है, तो यहाँ पर इस तरीके से ये आसानी से बच्चों में यानी कि शिशुओं में मिल जाती है। ये अगर उपलब्ध है तो आपको सीपीआर नहीं देना है, लेकिन अगर सीपीआर ये नहीं है तो आपको सीपीआर देना कैसे है, लोकेशन कैसे फाइंड करनी है। दूसरे चित्र में देखिए जहां पर मेरा कर्सर जा रहा है, तो यहाँ पर ये चेस्ट वाला एरिया है, तो जो हमारा निप्पल लाइन है बच्चों की, जो निप्पल लाइन है और जो हमारा एक्सटर्नल लाइन होती है, जो नेचुरल लाइन होती है जो चेस्टों के बीच में, इन दोनों चेस्टों के ये जहां पर काटेंगे वहां पर हमने प्रेशर करना है, यानी कि उसकी लोकेशन, उसके हार्ट की लोकेशन वहां पर। तो इस तरीके से हमने 2 उंगलियों से, और कई अन्य प्रकार की आपदा यहाँ चमोली गढ़वाल में, क्योंकि पूरा एक आपदाग्रस्त जिला ही है चमोली गढ़वाल वास्तव में हमारा, जहाँ है कि आपदा लगातार आती रहती है। जैसे आपका भी जोशीमठ में आई कि वहाँ की जमीनों में दरार पड़ गई है, ऐसे यहाँ कर्णप्रयाग में भी आ रखी है, कई जगह भूस्खलन हो रखा है, नदी के किनारे जो है कि पानी जाता है बरसात के मौसम में। तो ये पूरा आपदाग्रस्त जिला है पूरा चमोली गढ़, ये एक पूरा अति दुर्गम एरिया में आता है आपका ये पूरा चमोली गढ़वाल। और इसके अलावा जो कि आपने बताया कि यहाँ पर जो कि जो फर्स्ट एड जो प्राथमिक जो उपचार है, तो हमें किस प्रकार के प्राथमिक उपचार का कैसे प्रयोग करना चाहिए। सो यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा हमारे प्रभारी सर से कि वो अंत में यहाँ पर जो है कि क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में कुछ हमारे, ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल जाए सर। यही है कि मतलब ट्रेनिंग जो हुई है बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई है, जिससे मतलब हमें जैसे बचाव के लिए हमें क्या क्या आपदा कोई आती है तो हमें कैसे अपना बचाव करना है, उसमें जो हमें सबसे पहले जो प्राथमिक उपचार के लिए हमें क्या क्या, फर्स्ट एड के लिए हमें क्या क्या चीज़ें हैं उसके लिए हमने अपनानी है। जी सर। तो वो सब चीज़ें मतलब काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग रही है, तो ये सबके लिए फ़ायदेमंद है सबको इसमें।
सो थैंक यू वेरी मच। और अब यहीं पर हम अपने इसको कार्यक्रम को समापन करते हैं। और आप सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको इसमें लगातार अपडेट मिलता रहेगा आपका ITI स्किल्स में और ITI स्किल्स में जो प्रोग्राम होते रहेंगे उसके लिए। सो थैंक यू वेरी मच।